नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कैबिनेट कुलीग लगातार अभी तक केंद्र सरकार को कोस रहे थे कि जो आर्थिक सहायता है कहीं न कहीं और बड़े प्रोजेक्ट जो है, वो केंद्र द्वारा भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उस द्वारा रोके गए हैं। वहीं हिमाचल के जायज़ हक हिमाचल को नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से सरकार वित्तीय संकट में घिरी हुई है। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक आरोप लगाया कि हम होली उतराला टनल तो बना देंगे, लेकिन केंद्र से इस प्रोजेक्ट को रुकवाने की कोशिश जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष ना करें। सीधा-सीधा आरोप है कि उनका कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, राजीव बिंदल, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, केंद्र से हिमाचल के प्रोजेक्ट रुकवा रहे हैं और जो आर्थिक सहायता हिमाचल को मिलनी है, जो लंबित पड़ी हुई है, उसको जारी नहीं होने दे रहे। लेकिन इसी बीच पिछले कुछ दिनों से उनके कैबिनेट कुलीग उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह केंद्र के मंत्रियों का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी नजर आते हैं। कुछ राशि जारी होती है केंद्र से, नियमित जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या और भेजे गए हैं, उनके लिए वो केंद्रीय मंत्रियों का आभार जताते हैं, बकायदा उनका फ़ोटो भी शेयर करते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की दुविधा लगती है कि सरकार का मुखिया केंद्र को कोस रहा है, लेकिन उसके कैबिनेट कुलीग आभार भी जता रहे हैं। हालाँकि बहुत बड़ी राशि केंद्र ने जारी नहीं की, लेकिन जो भी राशि जारी की, उसके लिए आभार जताया गया है। अब चर्चा ये भी उभर कर आ रही है कि क्या हिमाचल प्रदेश केंद्र से इस तरह से रिश्ते बिगाड़ करके प्रदेश का भला कर पाएगी हिमाचल की सरकार? ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि केंद्र पे कितनी निर्भरता रहती है किसी राज्य सरकार की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। केंद्र के सहारे ही राज्य सरकारें चलती हैं। लेकिन वहीं जेपी नड्डा जी आते हैं हिमाचल प्रदेश, वो खुला आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पर कि सुक्खू जी जैसे दिल्ली पहुँचते हैं उनकी भाषा बदल जाती है। वहाँ पे वो आभार जताते हैं केंद्र सरकार का, लेकिन हिमाचल आकर, हरियाणा आकर उनकी भाषा केंद्र विरोधी हो जाती है। फिर वो आरोप लगाते हैं कि केंद्र भरपूर मदद कर रहा है, लेकिन सरकार की पत्तल में छेद है, इसलिए वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, इसकी कोई भी सूचना, पुख्ता सूचना नहीं है। केंद्र सरकार के दिए गए धन का दुरुपयोग हो रहा है, उनका सीधा-सीधा आरोप है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता, मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता, के आर भारती जी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और वित्त सचिव भी रहे हैं और आर्थिक मामलों के भी अच्छे जानकार हैं, वो भी आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। पहले तो मनमोहन कटोच जी मुझे ये बताएँ आप कि बड़े आरोप, क्योंकि राशि लगातार जारी हो रही है और इस बार जहाँ तक जयराम जी का कहना है कि आप 28 तारीख को वेतन दिवाली से पहले इसलिए दे पा रहे हैं कि 1470 करोड़ रुपया केंद्र ने जारी किया समय से पहले, लेकिन धन्यवाद कोई नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं, आपके उनके कुलीग जो हैं वो धन्यवाद भी कर रहे हैं। ये इस तरह से कैसे चल रहा है और क्या केंद्र के साथ भिड़कर हम हिमाचल के हितों की साध सकते हैं क्या? जी, मनमोहन जी। देखिए जो मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से केंद्र और अब किसी भी प्रदेश का रिश्ता रहता है भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान के मुताबिक, वो रिश्ता मजबूत और सुदृढ़ होना चाहिए तभी हिमाचल की जैसा हिमाचल प्रदेश है जहाँ इनकम सोर्सेज कम है उस प्रदेश को चलाया जा सकता है, उस प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ाया जा सकता है। जब केंद्र जी, का आशीर्वाद, केंद्र की पूरी सहायता नहीं होगी तो मेरा मानना है हिमाचल जैसे प्रदेश को चलाना और हिमाचल जैसे प्रदेश को आगे ले जाना बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल रास्ता हो सकता है। केंद्र से आपने कहा रिश्ते कैसे होने चाहिए, रिश्ते अच्छे ही होने चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि केंद्र में आज की तारीख में भाजपा की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है। काफी दिनों से देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की तरफ जो खुला हाथ क्योंकि आपदा भी यहाँ आई और हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो कोई संसाधन भी ऐसे नहीं है जिससे बड़े स्तर पे अर्निंग हैंड हो हिमाचल प्रदेश को कोई बड़े तौर पे हिमाचल प्रदेश की सहायता पिछले काफी लंबे समय से नहीं की गई। जिस तरह से जी, पहले रहता था कि केंद्र की सरकारें
हिमाचल को खुले तौर पे स्वीकार करते हुए हिमाचल की सहायता करती थी, उस तरह की सहायता अभी देखने को नहीं मिली। तभी हमारे मुख्यमंत्री बार-बार ये कह रहे हैं कि केंद्र ने कहीं न कहीं अपना हाथ हिमाचल प्रदेश की तरफ से पीछे खींच रखा है। लेकिन कहीं अगर कोई मंत्री, कोई बड़ा केंद्र सरकार में बैठा हुआ कोई बड़ा आदमी हिमाचल प्रदेश की सहायता करता है, हिमाचल प्रदेश को अनुदान देता है, हिमाचल प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए पैसा देता है, तो निश्चित तौर पे उसका धन्यवाद होना चाहिए। वही हमारे मंत्रियों ने किया है, वही हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इसमें कोई छुपाने वाली, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। जहां कहीं हिमाचल के विकास के लिए पैसा मिलता है, वहां हमें निश्चित तौर पे आभारी होना चाहिए। और जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की को ध्यान में न रखते हुए केंद्र जहां हमारे प्रदेश का गला दबाने की कोशिश करेगा, वहां पूरे अधिकार के साथ, क्योंकि हम हिंदुस्तान का एक राज्य है, पूरे अधिकार के साथ हमें उनसे हक के साथ पैसा मांगना और हक के साथ अपनी लड़ाई लड़ने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री अगर आज दिल्ली में है और आज भी वो हिमाचल के हितों को लेके केंद्र के मंत्रियों से मिलेंगे, क्योंकि केंद्र के जो मंत्री हैं वो किसी पार्टी विशेष के नहीं, केंद्र की जो सरकार है वो पार्टी विशेष की नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सरकार है, पूरे आम जनता की सरकार है, उसमें हिमाचल भी संलिप्त है। और हिमाचल की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मिलजुल के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी देश और प्रदेश तरक्की कर पाएगा। जी, लेकिन मनमोहन जी, आप कितना मानते हैं कि राज्य के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाजपा के हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, जयराम ठाकुर जी, क्या ये धनराशि जो हिमाचल को मिलने वाली है उसको रुकवा रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी के रूप में कितनी सच्चाई है? उससे पहले उप मुख्यमंत्री जी ने भी यह आरोप लगाया था। देखिए, बड़े स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, इनके पहले प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि बड़े नेता हिंदुस्तान के रहे और सम्मानित नेता रहे, उन्होंने भी कहा कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। और जो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो भी ये कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। और बड़े मैं हिमाचली होने के नाते सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि हमारे हिमाचल से किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हिमाचल से संबंध रखता है और उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा है जिस विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्हीं की सरकार, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में सरकार बनी है, अध्यक्ष होने के नाते उनको कम से कम हिमाचल के हितों का खुल के समर्थन नहीं, वो करना चाहिए। क्या रुकवा रहे हैं? हिमाचल की मदद को रोकने में वो बाधा बने हुए हैं क्या हिमाचल के आपके भाजपा? समक्ष है हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है वो इस समय क्या है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए जिस पार्टी की सरकार पूरे देश में है, उसका अध्यक्ष होते हुए वो हिमाचल को एक्स्ट्रा ना दिला पाए, हिमाचल को ज्यादा ना दिला पाए, तो बड़ी बड़ी चलिए, शोभनीय बात होगी, क्योंकि वो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसकी सरकार केंद्र में है। विवेक भाई हंस रहे हैं, लेकिन नहीं, विवेक भाई को मैं कहना चाहूंगा नहीं, कि नहीं, राष्ट्रीय वो अध्यक्ष आप होने के नाते उन्हें आप कम से अच्छी कम आप हिमाचल के आप हितों का अच्छी ध्यान रखना चाहिए। आप अच्छी दाल बन रहे हैं। विवेक भाई इसलिए हंस रहे हैं कि शायद आप भी चेयरमैन बनने जा रहे हैं, शायद आप भी इंतजार में, इसलिए सरकार की ढाल आजकल हर प्रवक्ता बन रहा है और देखिए, भयंकर तरीके से खड़ा हुआ है। क्यों विवेक जी? मैं जी, विवेक भाई के को बता दूं कि मैं 30 साल से कांग्रेस की राजनीति में हूं और प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूं युवा कांग्रेस का। सुक्खू जी के बाद अगर प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस का बना तो मैं बना था। लेकिन मुझे आज तक किसी पद का लोभ नहीं रहा, बिना पद के भी मैं पार्टी के हितों के लिए लड़ता रहा, पूरे देश में चलिए, लड़ता रहा हूँ और मुझे चलिए, इसी का लोभ नहीं है। चलिए विवेक जी, ये बड़े आरोप हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले बयान ऐसा आता है और लगातार बयान जो आ रहे थे ये है, लेकिन इसी बीच छोटी छोटी आर्थिक मदद जो आ रही है, चाहे प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट आ रही है, क्योंकि केंद्र का ये कि प्रोजेक्ट भेजो उसकी स्वीकृति मिलेगी, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट रुकवाने की वहां पे जो साजिश है, मुख्यमंत्री जी का कहना है, ये भाजपा के नेता कर रहे हैं। ये कहां तक जायज है? डॉक्टर साहब नमस्कार। ये जिस प्रकार से बयान आया है, ये अगर किसी मेरे जैसे अनाड़ी ने या अज्ञानी ने दिया होता तो शायद सामान्य प्रदेश के लोग उसको नजरअंदाज कर देते। मुख्यमंत्री जी जो स्वयं फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, सरकार के मुखिया हैं, उनका बयान ये उनकी अनुभवहीनता को दर्शाता है, ये स्पष्टता से। क्यों? मैं इस पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे पास जो आर्थिक सहयोग आता है वो 3 तरह के कंपोनेंट्स में आता है।
पहला आता है केंद्रीय जो करों का हिस्सा जिसे हम सेंट्रल टैक्स शेयर कहते हैं, दूसरा अनुदान व सहायता सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम से आता है, और तीसरा आता है प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनकी स्वीकृति। मैं तीनों के आंकड़े लेकर आया हूं और आपके सामने और मनमोहन जी के सामने उन्हें रखना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि यार भारती जी हमारे अगर वित्तीय क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, ये अवश्य ही इसे समर्थन करेंगे। और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रदेश का बजट बनता है, जो प्रपोज बजट होता है कि हर वर्ष का, और हर सरकार उसको बनाती है। केंद्र की हिस्सेदारी में जो वित्त वर्ष गया है 23-24 में, उसमें प्रस्तावित जो हिमाचल सरकार ने किया था 8,774 करोड़ की हिस्सेदारी हमें मिलेगी, और मिली है 9176 करोड़ की। 2024-25 में 10,124 का इन्होंने प्रस्तावित किया था, 10,352 करोड़ रुपया इनको मिला है, यानी कि 2 वित्त वर्षों में 917 करोड़ केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में अधिक सरकार को प्राप्त हुआ है। दूसरा विषय आता है, इसी को मैं आगे करूं, सेंट्रल टैक्स शेयर का। 2014 से पूर्व ये प्रदेशों को 32% मिलता था। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने इसे 41% किया है। इस चीज को भी प्रदेश सरकार को समझने की आवश्यकता है। दूसरा विषय आता है अनुदान और सहायता का। वित्तीय वर्ष 23-24 में 13,049 करोड़ की वित्तीय सहायता आई है, और 24-25 में 13,287 करोड़ की ये वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में आई है, जो लगभग 36 योजनाएं हैं। अगर मैं योजनाएं गिनाने लगूंगा तो समय बहुत लगेगा। 36 योजनाओं में है, जिनमें से प्रमुखता से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आवास योजना, मनरेगा, पीडीएस, आईटी, एनएचएम, इस तरह की अनेक योजनाएं हैं जिन योजनाओं के ऊपर ये अनुदान आता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं माननीय मनमोहन जी को कि कांग्रेस की सरकार, जब चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हो या राजीव जी रहे हो, जिस समय उनकी सरकार थी तो हमारा जो रेशो थी वो थी 70 और 30, अर्थात 70% प्रदेश का 30% प्रदेश का शेयर और 70% का अनुदान। जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो इसे 90-30 किया गया, ताकि हमें सिर्फ पहाड़ी राज्यों के लिए किया गया, वो सभी पहाड़ी राज्यों के लिए किया गया 90-10 किया गया। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई तो इसे दोबारा 70-30 किया गया, और 2014 के बाद इसे फिर 90-10 किया गया। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तीसरा कंटेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है, जिस पर अभी मनमोहन सिंह जी बात कर रहे थे योजनाओं को लेकर, एक प्रदेश सरकार को स्वीकृत होने वाली योजना है। मैं इन्हें बताऊं, वो ठीक है कि वो प्रदेश की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रख करके उन योजनाओं की प्रस्तावना होती है, लेकिन जब आप नीति आयोग की बैठकों का ही बहिष्कार करेंगे तो फिर आपका पक्ष वहां कौन रखेगा? कोई दूसरा प्रदेश क्यों नहीं चाहेगा कि मैं इसको अपनी तरफ खींच के ले जाऊं? ये सामान्यता है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। दूसरा, जो योजनाएं पूर्व सरकार की स्वीकृत थी, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, उसकी आज भी 30 करोड़ की देनदारी खड़ी है, चाहे रेलवे की हो जिसमें 13,500 की देनदारी खड़ी है, भूमि अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ। फिर प्रदेश को जहां से डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट होता है वो है बीपीएन वाला क्षेत्र, ये बद्दी प्रोटी वाला, नालागढ़ वाला जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। बीपीएन डेवलपमेंट के लिए जहां पूर्व की सरकारों का बजट 20 करोड़ होता था, गत 2 वर्षों में इसको 2 करोड़ पे घटा दिया गया। अब इस विषय पर मैं बाद में आऊंगा। अब सवाल यह है कि ये अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के बीच में एक हेयरलाइन डिफरेंस होता है, और उसी हेयरलाइन डिफरेंस को जिनको ये अनियमितताएं दिख रही हैं वो केंद्र में जाकर के वो मंत्री यहाँ के उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं और पैसा भी लेके आ रहे हैं, और जिनको भ्रष्टाचार दिख रहा है वो यहाँ पर प्रेस नोट जारी करके, बयान जारी करके केंद्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सामान्य बहुत स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है। विवेक जी, इनका मुख्यमंत्री जी का मेन ये रहता है कि जो आपदा का 9,000 करोड़ से ज्यादा का जो राशि है, बीबीएमबी का हमारा शेयर है पेंडिंग, फिर एनपीएस का शेयर है एम्प्लॉइज का, फिर इस तरह की और चीजें हैं, ये केंद्र ने क्यों लटका है, इनको क्यों नहीं केंद्र दे देते? सवाल ये रहता है। मैं तीनों विषय लूंगा। जहां तक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बात आती है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अभी उसका फैसला आया है। हमें आवश्यकता है फैसला तो बहुत अरसा पहले आ गया, दोबारा
दोबारा अब दिया नहीं जा रहा जी। उसमें प्रदेश सरकार किस प्रकार से रखती है, उसमें हमें सहयोग अवश्य मिलेगा केंद्र से, ये मैं आश्वासन देता हूं। दूसरा जो विषय आपने आपदा का उठाया, आपदा की जो रूलिंग ऑफ आपदा है वो ये कहती है कि 33% जब तक प्रदेश इफेक्टेड नहीं हो जाता उसे आपदा घोषित नहीं किया जाएगा। और आपदा की जो सहयोग राशि आई उसमें से 1785 करोड़ रुपया तो कोलैप्स कर गया। ये विधानसभा में सरकार का दिया हुआ बयान है। और जो लोगों से सहायता राशि इकट्ठी की गई, सामान्य लोगों से कितनी की गई उसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो सरकार ने आंकड़ा दिया है उसमें से भी 34 करोड़ रुपया कोलैप्स कर गया। जो पैसा केंद्र से आया वो पैसा भी ये लोग नहीं खर्च पा रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो आपदा का विषय आया, तीसरा आ जाए आप एनपीएस की जो बात की है, एनपीएस का जो रूल बना वो जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुखिया थे तो उनके समय में बना, और वो बकायदा यहां से पास होके गया, और वो पैसा इनको मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो उस कंपनी में जाता है, वो कंपनी आगे इन्वेस्ट करती है। और ये फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्से की बात करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर में वो बकायदा विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा से पारित कानून के अंतर्गत है, और अगर उसको परिवर्तित करना है तो उसका प्रोसेस वही अडॉप्ट करना पड़ेगा। खाली बयानबाजियां करने से बात नहीं बनेगी, ये प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को भी समझने की आवश्यकता है। जी 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 जी। चलिए मैं भारती जी के पास जाऊंगा। भारती जी, ये जो बजट बनता है हर बार, आपने बहुत बजट बनाए कई साल तक, आप सहयोगी रहे बजट टीम के। बजट बनता है उसमें वित्तीय घाटा दर्शाया जाता है हमेशा, और उसकी प्रतिपूर्ति हमेशा कर्ज लेकर होती है। आइए आज तक की जो रवायत रही है, 2024-25 में वित्तीय घाटा, अभी जो वर्तमान वित्त वर्ष चल रहा है, मार्च में खत्म हो जाएगा, 10,783 करोड़ रुपया दर्शाया गया है। लेकिन सरकार को वित्तीय हालत इतनी खराब हो गई कि उसको उससे कहीं ज्यादा कर्जा लेना पड़ गया। अभी तक आगे कितना लेगी वो कोई पता नहीं। तो ये क्या कारण है कि बजट प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, या फिर कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है, प्रायोरिटी सरकार की बदल रही है? जैसा कि केंद्र से धन आ रहा, जिस तरह से इन्होंने आंकड़े दर्शाए हैं, उनमें वृद्धि हुई है, साल दर साल वृद्धि हो रही है। तो फिर सरकार को इस बार ऐसी नौबत क्यों आ गई कि वेतन देरी से देना पड़ा, पेंशन देरी से देनी पड़ी, डीए की अनाउंसमेंट समय पे नहीं कर पाए, बाद में की तो अधूरी की, और पूरी तरह से वित्तीय जंजाल में सरकार फंस गई। तो क्या कोई बजट अनुमान जो होते हैं, ये क्या सिर्फ फिगर पे ही डिपेंड है कि इसकी वास्तविकता भी देखी जाती है फील्ड में जाकर कि क्या जरूरत है? क्योंकि गैर प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट भी डाल दिए जाते हैं बाद में, ऐसा सरकारें करती आई हैं कि? जी नमस्कार सभी को। जी ये मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो फिगर्स होती हैं बजट की, ये एंटीसिपेशन में होती हैं कि इतना जी पैसा हमें सेंटर से आएगा, इतना हमारा अपना स्टेट का होगा, उसमें टैक्स रेवेन्यू कितना होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या, एंटीसिपेशन होती है। इट इज अ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसमें वर्ड ये होता है कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट्स और एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब जी एस्टिमेटेड होता है। उसमें से जी जैसे कि अभी विवेक जी ने कहा कि हमने 8,774 करोड़ प्रोजेक्ट, लेकिन उससे ज्यादा आया, ये थोड़ा आगे पीछे चलता है। और स्टेट में भी आपको, जैसे आपने साथ 10,784 करोड़ बताया घाटा, जो कि जी 4.7 प्रोजेक्ट किया है, लेकिन पिछली जी बार भी 5.9 बढ़ जाता है कई बार ना, आते-आते ये बढ़ जाता है। वैसे प्रोजेक्ट जी तो ना 4.7 किया है, वो ठीक बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जो डिपेंडेंस है सेक्टर पे, वो शुरू से बनी हुई है। बहुत जी शुरू से बनी है, जब से हिमाचल बना था, तभी ये सरदार पटेल जी की मैंने डिस्कशंस, हमारे जो हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे डॉक्टर वाईएस परमार, और जो दूसरे नेता थे, इनकी जो डिस्कशंस में मैं देख रहा था कि उन्होंने माना है कि अभी इसको हैंड होल्डिंग चाहिए स्टेट को। स्टेट बनने के शुरू-शुरू में हक में नहीं थे 1948 में। जी लेकिन तब हमारे 2 ही चीज़ें हैं बे की, एक तो ये कि हमारा कल्चरल आइडेंटिटी और हिली जी कैरेक्टर, और जी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, ये 2-3 चीज़ों पे हमें स्टेट मिल गई, और उन्होंने माना कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। स्वर्गीय पटेल जी साहब ने एक जगह कहा, धीरे-धीरे ये वायबल हो जाएगी स्टेट, तो इसको हम वैसे ही राइट्स देंगे जैसे फुल फ्लेज स्टेट को है। हमारी फुल फ्लेज स्टेट तो क्या बने 1954 में, तो उल्टा हो गया कि पंजाब में विलय कर दो, क्योंकि ये जी इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो रहा है। लेकिन तब भी हमारे लीडर्स ने इसको बड़ा जोर-शोर से उठाया कि हमारा तो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, एक्सप्लॉइटेशन होगी, पंजाब इज़ मच फॉरवर्ड देन अस। तो हम हमारी उस वजह से हमें उन्होंने
पंजाब में विलय तो नहीं किया, लेकिन एक स्टेट से, क्लास सी स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया। जी, तो यूनियन टेरिटरी चलती रही, 63 में फिर हमें असेंबली मिली, फुल फ्लैश स्टेटहुड तो हमें मिला 1971 को। तो मैं तब से जी, देख रहा हूँ, मैं देखता रहता हूँ कि बजट बढ़ रहा है। 1951 में 2 करोड़ था जब ये हुआ। जी, बजट निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन हमारी रेवेन्यू रिसीट्स बड़ी कम होती है। अभी अभी चर्चा कर रहे थे दोनों मेहमान, ये 42,000 हमारी प्रोजेक्शन है, 42,153 करोड़ की 24-25 के बजट में। तो इसमें से मैं देख रहा था, अभी अपने निकाल रहा था इधर से, तो मैं 18,000 करोड़ के पास है हमारी अपनी आमदन जो है। तो 24,000 करोड़ डिपेंडेंस तो अभी भी हमारी सेंटर की है। जैसे बता रहे थे यहाँ की हमें सेंट्रल ट्रांसफर्स होती है, और सेंट्रल ट्रांसफर्स क्या होती हैं, ये भी जी, बताया अभी कि क्या-क्या होती हैं सेंट्रल ट्रांसफर। लेकिन सेंटर पे डिपेंडेंस रहेगी, शुरू से रही थी, और सेंटर का मतलब एक लार्ज हार्ट हमारे साथ रहना चाहिए, सारी जैसे हिल स्टेट के साथ है। एक तो बात यहाँ कहेगी कि एक हार्ट तो इससे नज़र आता है कि हमारी बहुत सी स्कीमें जो थी पहले 15 से पहले, 15 में हुआ दोबारा रिस्टोर 90:10 रेशियो। जी, इसमें भी मैं बताऊँ डॉक्टर साहब, इसमें जी, भी बड़ा ये है कि स्कीमें भी 2-3 तरह की हैं। एक कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, वेरी कोर ऑफ जी, द कोर स्कीम, उसमें तो 90-10 है। फिर है कोर स्कीम्स, जी, उसमें है 80-20, हमारे लिए वो भी हिल स्टेट्स के लिए, बाकियों के लिए वो जी, है। और फिर एक आती है ऑप्शनल स्कीम, बड़ी कम है वैसे, उसमें 50-50 है। कई बार स्टेटों जी, को ऑप्शन दी जाती है कि आपने इसको, जैसे वेस्ट बंगाल कई बार मना कर देता है कि हमें नहीं चाहिए ये स्कीम, जी, हम जी, अपनी दे रहे हैं। जैसे एक समान निधि है ना? वो बोलते हैं कि हम अपनी जी, देंगे, ज़्यादा देंगे। ये कुछ-कुछ स्कीमें ऐसी भी होती हैं, जिनमें 50-50 है, लेकिन वो बड़ी कम है। हमें मैक्सिमम जो सपोर्ट मिल रही है सेंटर से, वो मिल रही है 90-10 की और 80-20 की। तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। और जैसे मैंने कहा जी, कि 42,000 में से 24,000 करोड़ हमें आ रहा है, चाहे वो टैक्स की डेवोल्यूशन कह लीजिए, चाहे वो आरडीजी बोलते हैं ना, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, वो जी, कह जी, जी, लीजिए, या ग्रांट्स जैसे जो लोकल बॉडीज़ को ग्रांट्स देते हैं, ये दूसरी जो ग्रांट्स होती हैं, वो पैसा जो है बेशक फाइनेंस कमीशन के फार्मूले से आता है। लेकिन फाइनेंस जी, कमीशन को जब बनाते हैं तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है। और उसमें मैं जी, पढ़ रहा था, बहुत अच्छी टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे के स्टेट जो पीछे हैं, उनको आगे कैसे लाना है, ऐसे में। अब 15th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे थे, उसमें 4-5 चीज़ों को दिया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा मतलब मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी पॉलिसी रही है। जैसे पॉपुलेशन को बेस बनाते हैं कि आपको ग्रांट देनी है ना? जी, पॉपुलेशन हमारी उस हिसाब से नहीं है, तो उस हिसाब से में कम होता है। फिर इन्होंने एक नया निकाला इकोनॉमिक डिस्टेंस, कि ये पर कैपिटा इनकम सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा जिसका है वो लेंगे, और जिससे सबसे कम है उसको मान लो किसी की 100 है, कि सबसे ज़्यादा 100 है और हमारी जी, 20 है, तो हमारी इकोनॉमिक डिस्टेंस 100 माइनस 20 80 होगी। किसी की कम है तो किसी की 50 रहेगी, तो उसको उन्होंने 15% वेटेज दे दी इकोनॉमिक डिस्टेंस। इसी तरह पॉपुलेशन में भी इन्होंने बोला, क्योंकि साउथ ने बड़ा, मैं अगर आपको समय है तभी बताऊँगा, साउथ साउथ का मैं देख रहा था कि साउथ में पॉपुलेशन कम हो गई थी, बाकी नॉर्थ की जी, बजाय। तो उन्होंने बोला पॉपुलेशन को बना रहे हैं, और हाँ, अगर पॉपुलेशन बढ़ा तो हमने तो कंट्रोल की, तो आप तो हमें एक किस्म से दंड दे रहे हैं पॉपुलेशन बिल्कुल, कंट्रोल का। तो एक बिल्कुल, 15 बिल्कुल। एक पॉइंट रखा, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जी, कि जी, जी। उन उसको भी दे दिया उन्हें 12 साढ़े 12% कि ये वेटेज देंगे ये हम जिसने कम बिल्कुल, की। बिल्कुल। तो इस तरह से लेकिन मैं ये बताना जी, चाहूँगा, 3-4 नहीं पॉइंट रखे। ये बात आपकी ठीक है भारती जी, लेकिन जिस तरह से आप राजनीति देख रहे हैं, 2 साल से कुछ अलग तरह की राजनीति हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है, दोनों दलों की हुँ, तरफ से। ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी चाह रहे हैं सरकार गिराने का प्रयास भी हुआ बीच में, उससे नहीं गिरी तो वित्तीय संकट की तरफ चल पड़े, ठीक है? तो क्या ऐसे में हमारी स्टेट सर्वाइव करेगी कि इन राजनेताओं की धींगा-मुष्टि में स्टेट के हाल बेहाल हो जाएँगे? सवाल ये भी मैं है। ज़्यादा राजनीति में ना जाते हुए मैं ये बताऊँगा कि हमारे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स में थोड़ी कंडीशन इन सेंटर की तरफ से लगी है, जो कि नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि एक्सटर्नली जी, एडेड प्रोजेक्ट ऐसे थे, उसमें ना 10% ही लोन था, वो हिमाचल पे होता था, वो 90% जी, जी, ग्रांट बिल्कुल। मिलता था सेंटर से। तो एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि बाहर से वर्ल्ड बैंक से आ गया, किसी से दूसरे से लोन आ गया, वो उसमें हमें थोड़ी लीवरेज रहती थी।
क्योंकि इसमें 10% कंपोनेंट लोन का था, 90% तो इसकी वजह से ये हुआ। लोन पे जो लगी है कंडीशन वो सभी की लगी है, 3% ऑफ जीडीपी जो उन्होंने लगाई है वो सिर्फ हिमाचल पे नहीं लगी है। वो कोशिश करते हैं कि ऋण, एक्चुअली ना डेट जीडीपी रेशो डिसाइड करता है कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अभी हमारी डेट जीडीपी रेशो अभी थोड़ा फिर भी टॉलरेबल है, 42.5 है। मैं देख रहा था इस वक्त डेट जीडीपी रेशो में सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है और नॉर्थ ईस्टर्न भी हमारे से ज्यादा है। तो उस हिसाब से तो हमारा 42.5 है, थोड़ा कंटेंट है, पर इतना लोन ना हो जाए कि वो हमारी साखी मतलब लोन को वापस करने की हमारी कैपेसिटी ना रहे, इसलिए उसको बोलते हैं आइडियल जीडीपी। तो जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। तो आप बोल रहे हैं ना कि पॉलिटिकली मैं आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट, पर इतना जरूर है कि हमें सेंटर का हाँ चाहिए और सेंटर से ज्यादा प्रोजेक्ट लेने के लिए उसके लिए स्टेट को कोशिश करनी चाहिए और आपस के अपने सौहार्दपूर्ण एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए और सेंटर को ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। स्टेट की डिजर्व करता है, स्टेट है। और जैसे मान लो एक जगह 1 करोड़ लगता है सड़क बनने के लिए, आधा किलोमीटर के लिए, तो हमारे 5 करोड़ लगता है, तो हमारी को वन साइज डजंट फिट ऑल, हमारे थोड़ा सा डिफरेंस है। इसे वी नीड ए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग। 90-10 तभी किया था उन्होंने और 80-20 किया था। और जो भी कैलेमिटी में जो हमें पैसा एक इसको एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फाइनेंस कमीशन जो आप बोल रहे हैं ना कि चलेगा कि नहीं चलेगा, प्रॉब्लम पता क्यों आती है? प्रॉब्लम आती है फाइनेंस कमीशन का अवार्ड होता है 5 साल की, और जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होती है वो जैसे हमारे 37,199 रुपए है, मान लो 38 मान लो 30,000 करोड़ है, तो ये क्या कहते हैं टेपरिंग में देते हैं। पहले सालों पे मान लो 10,000 आ गई, फिर 9 हो जाती है, फिर 8 हो जाती है, कम होती जाती है, बिल्कुल 5वें साल आते आते 3,000 करोड़, इसलिए प्रॉब्लम। मेरा अगर पता नहीं अब कहाँ तक सुजेशन, मैं सोचता हूँ कि इसको इक्वली पोर्शन करे हर साल में, तो जो लास्ट के 2 साल जो बड़े तंग गुजरते हैं, अब देखना अब 26 में आएगा, उसका 27-28 29 बहुत अच्छे जाएंगे साल, और सडनली इसमें प्रॉब्लम आए, इसलिए हमें सेंट्रल बात जी एक सवाल उठाया इन्होंने कि नीति आयोग की बैठक हुई, कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उसका बायकॉट कर दिया, ये भी क्या उचित था? ये इसमें मैं सोचता हूँ कि इसमें बॉयकॉट नहीं, अपना पक्ष रखना चाहिए। नीति आयोग जो एक बहुत बड़ा फोरम है, इसमें अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, कोई बातचीत है, तो वहाँ थ्रैश आउट करनी चाहिए। तो बॉयकॉट वुड नॉट बी ए सोल्यूशन। तो विचार यही है। चलिए मनमोहन जी जुड़े हैं मत जी। मनमोहन जी ऐसा है कि कुछ आंकड़े दिए गए कि केंद्रीय मदद में कोई कमी नहीं है, बल्कि जो प्रोजेक्टेड बजट है उससे भी एट पार आगे ही गया है सारी चीजें। तो उसके बावजूद भी फिर क्यों हिमाचल में क्या वित्तीय मिसमैनेजमेंट चल रही है कि कभी सैलरी डेफर की जा रही है, कभी कुछ किया जा रहा है, इस तरह के प्रयोग क्यों किए जा रहे हैं हिमाचल में? देखिए, मैं पहले तो के आर भारती जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हिमाचल प्रदेश को ज्यादा की उम्मीद इसलिए रहती है क्योंकि ये डिफिकल्ट स्टेट है, और यहाँ पर अगर अदर स्टेट में किसी काम के लिए 2 रुपए लगते हैं तो यहाँ 5 रुपए लगते हैं, तो इसीलिए ज्यादा हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। नंबर 2, आपदा में इतना नुकसान हो गया हिमाचल का कि उसको संभालते संभालते ही सरकार को 1 से 1.5 साल लग गया, तो उसमें भी जितना खर्चा हुआ वो हिमाचल प्रदेश को शायद उतना नहीं मिल पाया। और रही बात कि तनख्वाहें रोकी गई, लेट दी गई, उसके पीछे भी मुख्यमंत्री ने कारण बताया कि उसमें भी हम छोटी छोटी बचत करके घर चलाने की कोशिश की जा रही है, हिमाचल को चलाने की कोशिश की जा रही है। छोटे स्तर पे भी बचत की जाए तो वो बड़ी बचत बन जाती है। इस तरह की अगर व्यवस्थाओं को चला के मुख्यमंत्री कुछ नया करना चाहते हैं तो एक मौका तो उनको मिलना चाहिए नया करने का, और विपक्ष की भूमिका न निभाते हुए बीजेपी के लोगों को भी, भाजपा के लोगों को भी थोड़ा ठंड रखते हुए, थोड़े संयम रखते हुए साथ देना चाहिए मुख्यमंत्री का, हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार का। इनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री कुछ नया करने जा रहे हैं, और सरकार कुछ जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन नारा हिमाचल प्रदेश की सरकार का है, व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए नया कुछ करने नहीं, जयराम जी ने नारे को बदला है, व्यवस्था पतन, परिवर्तन की जगह उन्होंने पतन जोड़ दिया है थोड़ी देर कुछ दिन पहले ही।
विवेक भाई जी आंकड़े बता रहे थे और उसमें कह रहे थे कि इतना घाटा, इतना नुकसान और इतना पेंडिंग पैसा पड़ा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि जयराम सरकार अभी अभी 2 साल पहले गई है, और 2 साल पहले जब गई है तो कितना पेंडिंग छोड़ के गई है, कितना एम्प्लॉयज का पेंडिंग छोड़ के देनदारियां, गई है, बिल्कुल देनदारियां पेंडिंग छोड़ के कितनी गई है, बिल्कुल देनदारियां छोड़ के गई है। उसकी और भी आप एम्प्लॉयज थोड़ा की। सा आप अपने घर में भी आप अपने मुखिया से पूछें कि आपने इतनी देनदारियां क्यों विवेक छोड़ी। जी, विवेक जी आपकी 2 टायर सरकार थी, केंद्र में और हिमाचल में आपकी सरकार थी, तो कम से कम आपको तो इतनी देनदारी नहीं छोड़नी चाहिए थी ना। आपके लिए तो प्यार भी ज्यादा था, आपके लिए तो इमोशन भी ज्यादा थे। आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी हिमाचल से थे, उन्हीं की पसंद के मुख्यमंत्री थे, तो कम से कम जी इस तरह का तो नहीं होना चाहिए था हिमाचल के साथ, और देनदारियां तो नहीं बाकी रहनी चाहिए थी, जी और कम से विवेक कम जी, कर्ज से तो बचाना चाहिए था हिमाचल प्रदेश को। वो क्यों नहीं बचा नहीं पाए, कर्ज से जयराम जी हिमाचल समझ प्रदेश लो को आप। कोई नहीं बचा पाएगा। जो हालात हैं कर्ज से कोई नहीं बचा पाएगा। कोई वो जादू की कोई छड़ी नहीं है, वो घुमा दी जाए और खजाना अपने आप आ जाएगा और खर्चना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं हो आपको पाएगा। आपको मनमोहन जी, ऐसा ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं नहीं मैं हो पाएगा। मैं मैं राजीव और भाई आप, थोड़ा सा हमारे माफी हमारे जीवन चाहूंगा। काल में तो ये नहीं हो पाएगा। आप बड़े भाई हैं, लेकिन जी सोच बदलनी होगी, सोच बदलते हुए काम करना होगा। निश्चित तौर पे ये कोई बात ऐसी नहीं है, कोई असंभव नहीं है इस दुनिया में, संभव सब कुछ है। उसको करने चलिए के लिए चलिए मिलके एक सोच रखनी पड़ेगी। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, विवेक जी जवाब देंगे। विवेक जी, देनदारियां तो बहुत छोड़ी जयराम जी ने, क्योंकि चुनावी वर्ष था, जी खोल के वो किया। और एम्प्लॉयज का तो 2016 से जो ड्यू चीजें थी वो एक बार भी नहीं दी उन्होंने। ये आंकड़ा बढ़ता डॉक्टर गया कहीं ना कहीं। डॉक्टर जी साहब, हमारे पास जादू की छड़ी भी थी 1990। ये भारती जी बैठे हैं और इसकी गवाही देंगे अभी। ये 1990-91 में जब शांता कुमार जी की सरकार की तो ओवरड्राफ्ट को खत्म कर दिया गया था। लोन लेने की प्रथा शुरू हुई 1993 में, 1993 में। अब 93 में कांग्रेस की सरकार थी। अब कौन थे क्या थे वो सब मेरे से बेहतर मनमोहन सिंह जी जानते हैं। और 2017 से 22 के बीच में जितना जयराम जी की सरकार ने लोन लिया इस प्रदेश को चलाने के लिए और अपने रेवेन्यू को भी जनरेट किया, आज प्रदेश की स्थिति है कि 2 साल भी अभी का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, उससे अधिक लोन वर्तमान सरकार ले चुकी है। और दिक्कत हमें ये नहीं है कि उन्होंने लोन लिया है, हम भी इस बात को एग्री करते हैं, लेकिन उस लोन का किया क्या है ये तो हिसाब बता दें। ये जो अभी तक मुख्यमंत्री जी ने 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं और 8 बाइट्स दिए हैं इस विषय को लेकर के कि मैं 28 तारीख को कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी दे रहा हूं। अरे भाई, नवंबर में क्या करना है उसकी जानकारी भी दे देते, उसकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। हालत नहीं, वो भी इंतजाम कर रही है सरकार, वो भी इंतजाम कर रही है। वो भी इंतजाम उधारी का ही कर रही है, बाकी कोई इंतजाम नहीं कर रही है, कोई रेवेन्यू नहीं, और जनरेशन आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि आप बोल रहे कि 93 से शुरू हुआ है। पहले भी जो बजट, उससे पहले चाहे आपके माननीय शांता कुमार जी ने कोशिश की थी, पैसा भी बचाया, लेकिन उसके बावजूद भी सैकड़ों करोड़ की रेवेन्यू डेफिसिट रही है बजट में, 400 करोड़ की भी रही है। 1991 का बजट आप देख लीजिए, डेफिसिट निल किया था, 90-91 का रेवेन्यू डेफिसिट निल हुआ है। आप रिकॉर्ड चेक कर लें। रामलाल जी के समय से, ठाकुर रामलाल जी के समय से भी रही है। ये बड़ी पुरानी बात है। डेफिसिट निल हुआ, 93 में दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है। आपको इस बात को समझना होगा। मैं कह रहा हूँ आप इसमें भारती जी का कमेंट लीजिए, अगर वो कह दें ये आप भारती जी आप इतना पुराना बजट पढ़ के तो नहीं आए होंगे, क्योंकि वो तो 2000 के बाद में ही करके गए थे, नील करके गए थे। और आज हम किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तब भी था 5 साल में जितना हमने लिया उससे ज्यादा इन्होंने लगभग कोई 24 में नहीं उन्होंने दिए, 20 महीनों में ले लिया है। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को केंद्र के साथ भिड़कर काम करना है कि रिश्ते थोड़ा सुधार कर काम करना है, क्योंकि प्रदेश के विकास के लिए और इसके लिए बहुत जरूरी है, विकास के लिए, कि केंद्र के साथ मिलकर कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। लेकिन एक तरफ पूरी तरह से केंद्र पे आरोप लग रहे हैं, वो आरोप भी ये है कि कहीं ना कहीं सरकार को गिराने की कोशिश पहले हुई है हिमाचल की, अब वित्तीय संकट में सरकार घिर के गिर जाए ऐसी कोशिश हो रही है, ऐसा कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कि भाजपा के नेता इस कोशिश को कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े आज विवेक जी ने दिए हैं, तो केंद्र से जो नियमित रूप से राशि आ रही है वो तो मिल रही है, कुछ मसलों पे जो धन रुका है वो रुका ही हुआ है। लेकिन क्या हमारे जो एस्टिमेटेड बजट बनते हैं
उसमें जो घाटा दर्शाया जाता है, उससे फिर दुगनी-दुगनी राशि का लोन क्यों लेने पड़ते हैं? क्या बजट में जो प्रायोरिटी होती है वो बदल जाती है जब वो बजट इम्प्लीमेंट होता है? ये भी सवाल बहुत है कि बजट को ही इस तरीके से बनाया जाए कि हम कर्ज की तरफ बहुत कम कदम रखें। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने इस चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।